मेरा नाम दिव्या है। शादी से पहले मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं गांव की रहने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं क्लास तक की शिक्षा पाई हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बस मीडियम थी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए मेरे माँ बाप को मेरी शादी करने की बहुत जल्दी हो रही थी। वैसे भी गांव में लड़कियों को जल्दी शादी करा दी जाती है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा रिश्ता देखना तलाश किया तो पड़ोस के ही गांव से मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का रहने वाला तो गांव का ही था, लेकिन उसकी नौकरी कतर में लगी हुई थी और उसकी नौकरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरे घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था। लड़का पढ़ा लिखा भी था, तभी उसके दूसरे देश में नौकरी लगी हुई थी। मेरी भी यही चाहत थी कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो। यह रिश्ता मिल जाने के बाद मेरी चाहत भी पूरी हो गई थी और घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया था। मेरा होने वाला पति काफ़ी सालों से ही कतर में नौकरी कर रहा था। वो अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। उसके छोटे 3 बहन भाई थे, एक कुंवारा भाई और 2 छोटी बहन थी। मेरे होने वाला पति के पिता तो काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन माँ का साया अभी तक उन पर था। हमारा रिश्ता फोटो देखकर ही तय हो गया था। मेरा फोटो लड़के को दिखा दिया गया था और लड़का का फोटो मुझे दिखा दिया गया था। क्योंकि लड़का कतर में नौकरी करता था, इसलिए वो बार बार यहाँ पर नहीं आ सकता था। लड़के वालों की शर्त यही थी कि हमारा बेटा शादी के टाइम पर ही हिंदुस्तान वापस आएगा और मेरा यह रिश्ता मेरे पिता के जानने वाले दोस्त करवाए थे। इसलिए मेरा होने वाला पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। दोनों परिवार की मर्जी से हमारा रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी भी हो गई। मेरी शादी की पहली रात जब मेरे पति से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उनका बिहेवियर बहुत पसंद आया था। मेरे ससुराल भी बस ठीक ठाक ही था। ससुराल का घर तो थोड़ा छोटा था, लेकिन मेरे पति की कमाई अच्छी थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझाया कि घर से कुछ नहीं होता, लड़की की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। शादी के 4 दिन बाद ही मेरे पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको कतर वापस जाना था। और ये बात सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को 3-4 दिन ही गुजरे थे और मेरे पति श्याम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मैं उनको बिना यहाँ पर कैसे रहूँगी। हमने तो अभी तक एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती थी। शादी से पहले मुझे यह बात पता थी कि मेरे पति काफ़ी सालों से ही कतर में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब शादी के बाद वो 3-4 दिन बाद ही जाने लगे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे तो ये नहीं पता था कि वो अचानक इतनी जल्दी कतर जाने की तैयारी करने लगेंगे। मैंने सोचा था कि शायद वह 1-2 महीने यहाँ पर रुकेंगे, मुझे घुमाएंगे, फिर आएंगे, उनके मेरे साथ अच्छी खासी बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो 2-3-4 दिन में ही यहाँ से जाने की तैयारी में लगे हुए थे। मैंने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा भी था कि मैं यहाँ पर आपके बिना क्या कैसे रहूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, मेरी मजबूरी है, वहाँ पर मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ पर 2 महीने की छुट्टी पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही मेरी छुट्टियाँ कैंसिल करके मुझे वापस बुला लिया है। शायद वहाँ पर काम ज़्यादा है, इसलिए बार बार मेरे पास वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था इस बात पर कि मुझे किसी परदेसी इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक परदेसी इंसान से शादी करना बहुत मुश्किल काम है। इस बात का आश्चर्य हो रहा था। मेरे पति ने अपना सामान पैक किया और मुझसे कहने लगे कि मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहा हूँ। और जब वह घर वापस आए तो मैंने देखा कि वह लगभग 15-20 किलो फिटकरी लेकर आए थे और मुझसे कहने लगे कि सारी फिटकरी मेरे सामान में रख दो। इतने सारे फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई थी और मैंने कहा, आप वहाँ जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो बहुत सारी फिटकरी है, इसका भला आपको क्या काम है? और इससे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और फिर अलग से फिटकरी के पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या यहाँ भी हमारे इलाके की तरह गंदा पानी आता है जिसे साफ करने के लिए आप फिटकरी लेकर जा रहे हैं? मैंने अपने हिसाब से ही अपने पति को सारी बात बता दी थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही बर्तनों को साफ करने के लिए थोड़े से बर्तन में फिटकरी डालकर बर्तन को
घुमाकर निकाल लिया करती थी। हमारे एरिया में गंदा पानी आया करता था। माँ कहती थी कि ऐसा करने से बर्तन बिल्कुल साफ हो जाते हैं और पानी के कीटाणु बर्तन पर नहीं लगते हैं। मेरी बात सुनकर श्याम हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे इलाकों में बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, लेकिन वहाँ पर तो शुद्ध पानी आता है, बिल्कुल साफ पानी मिलता है। कतर की औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती है। यह बात मुझे ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वह पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कतर की औरतें फिटकरी को डबल रेट में खरीदने के लिए भी तैयार रहती है। लगभग हर कतर की औरत के घर में ये फिटकरी मौजूद होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो वापसी पर फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ। श्याम की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। यहाँ पर तो हर दुकान पर ही फिटकरी मौजूद होती थी, लेकिन इस टाइम में सब कुछ भूलकर अपने पति की टेंशन ले रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन मेरे पति की जुदाई थी। मैंने उनके सम्मान में फिटकरी तो रख दी थी। मैंने रोते हुए श्याम से कहा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे भी तुम अपने पास बुला लेना। मैं श्याम को देखकर इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अभी तो हम दोनों ने अपने खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी और इतनी जल्दी जुदाई का टाइम भी आ गया था। श्याम के बिना ससुराल में रहने का सोचकर ही मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर श्याम कहने लगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वहाँ जाते ही मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूँगा। मैं जानती थी कि सारे झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरी दोनों छोटी नंदी बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। सास तो बीमार रहती थी, इसलिए अपने कमरे से ज़्यादा बाहर निकल भी नहीं आती थी, लेकिन मेरी दोनों नंदे हर टाइम मुझ पर निगाह रखती थी। उन्होंने मेरे आंसू ड्रामेबाजी लगते थे। उनका कहना था कि वो भी तो अपने भाइयों की इतने सालों से जुदाई का टाइम बर्दाश्त कर रही है। खैर, श्याम मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता था, उनकी बहनें फ़ोन पर अपने भाई से मिली बहुत ज़्यादा बुराइयाँ क्या करती थी। वहीं सब बातों से बहुत तंग आ गए थे। मेरे पति भी मेरे बिना तड़प रहे थे। मुझे फ़ोन पर बातें किया करते थे और कहते थे कि दिव्या, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए वो 3-4 दिन मुझे अभी तक बहुत याद आते हैं, लेकिन अगले ही पल मैं उदास हो जाता हूँ। और फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि जैसे मैं सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपने पास बुला रहे हैं, वो सारी कार्रवाई कर चुके हैं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट भी भेज दिए थे। यह सुनकर जहाँ मैं खुश हो रही थी, वहीं पर मेरी नंदू के चेहरे का रंग बदल गया था। वह चाहती थी कि उनका भाई उन्हें भी कतर बुला ले, लेकिन मैंने अपने ननद को नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी अपनी जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने श्याम से पूछा, क्या आपके लिए यहाँ से कोई भी सामान लेकर आऊँ? तो श्याम ने मुझसे कहा, तुम मेरे लिए 20 किलो फिटकिरी लेकर आना। यह सुनकर मेरे लिए मैं हैरान रह गई। अभी तो कुछ टाइम पहले ही श्याम 15-20 किलो फिटकिरी लेकर गए थे और फिर से 20 किलो फिटकिरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था, ऊपर से 20 किलो फिटकिरी रखने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वजन की वजह से पैसे चुकाने पड़े थे। और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकिरी का यह कतर की औरतें क्या करती है। मेरे लिए इतनी सारी सामान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटों के सफ़र के बाद मैं कतर अपने पति के पास पहुंच गई थी, मगर एयरपोर्ट पर श्याम को देखकर मेरी खुशी की हद नहीं रही थी। मेरे पति ने मुझे देखते ही पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकिरी लेकर आई हो या नहीं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। उन्हें मुझसे मिलने से ज़्यादा फिटकिरी की चिंता हो रही थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकिरी से भरा हुआ थैला निकालकर उनको दे दिया, लेकिन न जाने वह फिटकिरी किसको देकर आ गए थे। वापसी पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। जब वो मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गए तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और मुझसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। अब मुझे उनसे सवाल करने का मौका ही नहीं मिला और फिर बाद में मैं भूल गई थी कि वो फिटकिरी का आखिर करते क्या है। थोड़ी देर बाद जब बातों ही बातों में फिटकिरी का कोई जिक्र आया तो मैंने अपने पति श्याम से पूछा कि आखिर फिटकिरी किसको देकर आए हैं। मैं अपने पति की बातों में सब कुछ भूल गई थी। सच कहूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझे अपने पास बुला लिया है। 2 महीने मैंने अपने पति के साथ बहुत ही
अच्छे गुजारे थे। 2 महीने किस तरह से अपने पति के साथ हंसी खुशी गुजर गए थे मुझे पता ही नहीं चला था। लेकिन 2 महीने पूरे होते ही मेरे पति मुझसे कहने लगे, अब तुम्हें यहाँ पर रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम वापस हिंदुस्तान चली जाओ। श्याम की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आपके बिना मेरी वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं है। तो अपने सब रिश्तेदारों से कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ कतर में ही रहूँगी, वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। तो वह कहने लगे कि यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे। मुझे अपने परिवार का खर्च उठाना है। मेरी माँ बार बार पैसों के लिए फ़ोन कर रही है और बहनों की भी स्कूल की फ़ीस जमा करनी है, वो भी मुझे रोज़ फ़ोन कर करके तंग कर रही है। और तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से मेरे सारे पैसा खर्च हो जाते हैं। मैंने गुस्सा करते हुए अपने पति से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्च खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ पर अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर श्याम कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम क्या नौकरी करोगी। यहाँ पर बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने श्याम से कह दिया कि मुझे लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन ही क्यों न करना पड़ जाए, मैं सब कुछ कर लूँगी, मगर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। श्याम को मेरी बात मजाक लगने लगी थी, लेकिन मैंने आसपास के फ्लैट वालों से कहकर कुछ फैमिली में घर का काम तलाश कर लिया था। उन दिनों मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर जाकर हिंदुस्तानी फैमिली भी रहती थी और इस समय मेरी जान पहचान वाली औरतें मेरे काम आ गई थी। 2-3 ऐसी फैमिली थी जिन्हें खाना बनाने के लिए एक औरत की तलाश थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर काम करने के लिए रख लिया। मेरी जान पहचान वाले फैमिली ने मुझे बताया कि कतर के लोग भारतीय लोगों के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं और सिर्फ भारतीय औरतों को ही खाना पकाने के लिए रखना उनके लिए सबसे पसंद होता है। मुझे 3-4 घरों में एक साथ काम करने का मौका मिल गया था। मैं इस बात से बहुत खुश थी और मेरी खुशी की कोई हद नहीं रही थी। किसी के घर मुझे सिर्फ खाना पकाने की नौकरी मिल गई थी तो किसी के घर सिर्फ झाड़ू बर्तन करने की नौकरी मिली थी। मुझे काम करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिसमें आसानी से मैं अपने पति श्याम के साथ रह सकती थी। खाना पकाना तो मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन मैं तुमसे शादी से पहले ही बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं यूट्यूब पर देख देख कर तरह तरह के खाने बनाती रहती थी और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब श्याम घर वापस लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे आसपास के घरों में खाना बनाने की और साफ़ सफाई करने की नौकरी मिल गई है और लोगों ने मुझे अपने घर पर काम पर रख लिया है, यह बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए थे और कहने लगे, तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की परमिशन नहीं दे सकता। श्याम ने मेरी सारी खुशी खामोशी में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। श्याम की बात सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी और आंसुओं ने श्याम के दिल को मोम कर दिया था। अब खुद भी वो मेरे बिना नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी नंदी ही मेरे पति को बहका रही है, मुझे वापस हिंदुस्तान बुलाने के लिए उन पर दबाव डाल रही है और मजबूर होकर ही वो मुझे कतर से हिंदुस्तान वापस भेजना चाह रहे थे, लेकिन उनका मुझे भेजने का कोई मन नहीं कर रहा था। मैंने जानबूझकर इतना ज़्यादा रोना धोना मचाया कि श्याम ने मुझे काम करने की परमिशन दे दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि अब मैं श्याम के साथ हमेशा यहाँ आराम से रह सकती थी। मैंने खुशी से श्याम को अपने गले से लगा लिया और मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन जब ऑफिस जाते टाइम श्याम ने कहा कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और उनके घर से जाते ही जल्दी से मैं अपने काम से फ्री हो गई और फिर मेरी पड़ोसन मुझे कतर के घर पर ले गई, जिनके घर बहुत ही बढ़िया थे, अंदर से बिल्कुल महल की जैसे लगते थे। मैं देखकर तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई थी। यहाँ के लोगों के घर सच में बहुत ज़्यादा हसीन थे और वहाँ की औरतें भी बहुत मिलनसार बिहेवियर की थी। कुछ औरतों तो हिंदी भी समझ आती थी, लेकिन बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने इशारे से मुझे
समझा दिया कि मैं उन्हें इस तरह का खाना बना कर दूं। लेकिन पहले ही दिन मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी। जब एक मालकिन के यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए गई तो वहाँ पर एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी फिटकिरी पड़ी हुई थी। फिटकिरी को देखते ही मुझे याद आया कि मेरे पति और मैं भी तो इंडिया से इतने सारी फिटकिरी लेकर आई थी। पता नहीं क्या हुआ, फिटकिरी का क्या किया था, क्या पता यहाँ की औरतें तेज फिटकिरी का क्या करती है। लेकिन यह सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी नौकर थे वो सब हिंदी नहीं जानते थे और ना ही इंग्लिश जानते थे। और सिर्फ तो पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में भी कुछ नहीं पता। श्याम ने भी यही बताया था कि यहाँ की औरतें फिटकिरी का क्या करती है, इस बारे में उन्हें नहीं मालूम। मैं इन्हें सोचों में गुम थी और 2-3 घंटे में मैंने वहाँ का खाना भी बना दिया था। फिर उसके बाद मैं दूसरे घर पर खाना बनाने के लिए चली गई थी और वहाँ पर जाकर भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी कि वहाँ के किचन में तो पहले वाले से भी ज़्यादा फिटकिरी भरी हुई थी। अब तो मेरे अंदर का अजीब सा इंटरेस्ट जाग उठा था कि आखिर ये सब माजरा क्या है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक औरत किचन में आई और उसने फिटकिरी का टुकड़ा निकाला और एक बर्तन में पानी लिया, फिटकिरी का टुकड़ा उस बर्तन में डाल दिया और उसको टक्कर कोने में रख दिया। पता नहीं उसने पानी में फिटकिरी डुबोकर क्यों रखी हुई थी। मुझे मालूम नहीं हो सका कि ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो यह काम चोरी चुपके कर रही थी और मैंने काम करते हुए उसे देख लिया था, जैसे वो नहीं चाहती कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हुई थी। खैर, मेरा पहला दिन था और बहुत अच्छा गुजरा था। मैं सारे ही घरों में खाना बनाकर और साफ़ सफाई करके 6-7 घंटे में फ्री हो गई थी और श्याम के घर लौटने से पहले ही मैं घर चली गई थी। खाना बनाने का तो मुझे हमेशा से ही शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हो रहा था। श्याम को जब श्याम घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल पूछे, तो मैंने उन्हें दिलासा दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पर किसी तरह की भी कोई तकलीफ नहीं। आप चाहो तो मेरी सारी सैलरी अपने घर भेज सकते हैं। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी यहाँ पर गुजारा कर लूँगी। मेरी बात पर मेरे पति मुस्कुराने लगे थे। आखिर ये सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही तो कर रही हूँ। श्याम रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। जब से मैं कतर आई थी तब से पहली बार वो मुझे बाहर लेकर गए थे। उनके साथ बाहर घूमने में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, वरना अब तक तो मेरे सर पर यही टेंशन थी कि कहीं मेरे पति मुझे यहाँ से वापस न भेज दे। श्याम मुझे अपने साथ एक बड़े से मॉल से शॉपिंग कराने के लिए लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खो सी गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकान थी और यहाँ पर औरतें, हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुए थे। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने हुए नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि शायद कतर में तो बड़े बड़े घरों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर ली थी। और आज पहली बार मैंने यहाँ का माहौल देखा था। हमने खूब सारी शॉपिंग की और मेरे पति ने मुझे वहाँ की आइसक्रीम भी खिलाई थी। घर आते टाइम रास्ते में हमें श्याम के दोस्त मिल गए थे। शायद वह ऑफिस के ही दोस्त थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। श्याम ने मुझे अपने दोस्त और उनकी पत्नी से मिलवाया। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान से यहाँ पर आई हूँ तो उन्होंने मुझे और श्याम को अपने घर पर अगले ही दिन डिनर के लिए बुला लिया। वो लोग भी कतर में ही रहते थे, लेकिन उनके हिंदी काफ़ी अच्छी थी। श्याम ने उनसे काफ़ी मना भी किया, हम लोग डिनर पर नहीं आ सकते, लेकिन वो नहीं माने और जब वो ज़्यादा ही जिद करने लगे तो मेरे पति ने उनके डिनर का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। मैं श्याम के दोस्त के घर जाने के लिए ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने अभी तक वहाँ के लोगों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो हिंदुस्तानी थी और अपने हाथ से खाना बनाकर खा रही थी और यहाँ आकर किसी के घर दावत पर भी पहली बार ही जा रही थी। अगले दिन मैंने सभी लोगों के घरों में काम किया और खाना बनाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी रेडी हो गया। श्याम कहकर गए थे कि वो जल्द ही काम से लौट आएंगे और फिर हम लोग उनके दोस्त के घर जाएंगे। श्याम के आते ही हम दोनों उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए थे। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरह से
हमारा वेलकम किया था। मैं श्याम के दोस्त का घर देखती ही रह गई थी। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उससे कई गुना खूबसूरत था। उनके 2 प्यारे से बेटे थे और एक छोटी सी 3 महीने की बेटी भी थी। छोटी बेटी को देखते ही मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ गया था। श्याम के दोस्त की पत्नी का नाम आयशा था। वो किचन में खाना खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो मुझको आकर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाओ, मैं बस खाना तैयार करके आपके पास आती हूँ। मैंने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ, और फिर मैंने उनकी मदद करना शुरू कर दी। और तभी मेरी नज़र आए भाभी के किचन में रखी हुई फिटकरी पर पड़ी। उन्होंने भी फिटकरी को एक डिब्बे में रखा हुआ था। डब्बा ट्रांसपेरेंट था, इसी वजह से मुझे उसके अंदर की फिटकरी ठीक से दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से मेरे दिल में यही सवाल उठा कि आखिर यह कतर की फिटकरी का क्या करती है। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज आयशा से पूछ लेती हूँ, मगर आयशा से पूछने में मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई थी, क्योंकि जिस घर में मैं काम किया करती थी वहाँ की मालकिन ने छुपाने के अंदाज में फिटकरी को पानी में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। अनिशा का ध्यान तो खाना बनाने में लगा हुआ था। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे पूछा ही लिया कि यह फिटकरी यहाँ पर क्यों रखी हुई है। लोग इतनी सारी फिटकरी का क्या करते हैं? हमारे यहाँ तो फिटकरी इतनी ज़्यादा तादाद में किचन में नहीं रखी जाती। मेरी बात सुनते ही आयशा के चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से फिटकरी के डिब्बे को उठाकर कबर्ड में रख दिया। उसका अंदाज भी बड़ा अजीब सा था। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वो खाना बनाने में लग गई। मैं भी खामोश से हो गई, क्योंकि दोबारा पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं रही थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आयशा ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम लोगों ने परमिशन लेकर अपने घर लौट आए थे। हमें उनके घर जाना बहुत अच्छा लगा था, पर सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी चल रही थी। श्याम ने मेरा गुमसुम सा अंदाज देखा तो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने श्याम को सारी बात बता दी थी, किस तरह से मैंने यहाँ पर काफ़ी घरों में फिटकरी के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे और आज आयशा के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी देखी थी, जो कि एक बड़े से डिब्बे में मौजूद थी। आखिर कतर की औरतें क्या करती है इतनी सारी फिटकरी का? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे तो थे, छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। आखिर यहाँ पर औरतें फिटकरी का कुछ भी करती हो, हमें उससे क्या मतलब है? लेकिन मुझे तो सच्चाई के बारे में जानना था, क्योंकि फिटकरी तो हमारे हिंदुस्तान में भी पाई जाती थी। महत्व ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट फिटकरी पर नहीं किया जाता था जितना यहाँ पर किया जाता है। श्याम ने कहा कि चलो मैं भी तुम्हें पता करके इस बारे में बताता हूँ। आखिर यहाँ की औरतें फिटकरी के साथ क्या करती है और इसके पीछे क्या राज है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और मेरा काम बहुत ही अच्छी तरह से जम गया था। मुझे वहाँ के लोगों में घरों में खाना पकाने की अब आदत सी हो गई थी। मेरे माता पिता की मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पर बात होती रहती थी। जब मैं भी श्याम के पास आई थी, मेरी माँ को बहुत सुकून हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई बार फिटकरी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे थे, कहीं मेरी माँ को फिटकरी के बारे में कुछ पता हो, लेकिन मेरी माँ को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि फिटकरी को पानी में भिगोकर क्या किया जा सकता है। यह बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। मैं कतर में आकर पूरी तरह से सेट हो गई थी। अब मुझे हिंदुस्तान वापस जाने की कोई चिंता नहीं हो रही थी। मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। मेरे पति और मैं यहाँ पर खूब कमाई कर रहे थे। जिन लोगों के घरों में मैं काम किया करती थी वो लोग भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे खाने की बहुत तारीफ़ होती थी। और जिनके घरों में मैं सफाई किया करती थी वहाँ पर मेरी सफाई की खूब तारीफ़ की जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही सलीके से काम करती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना होता था। 2-3 टाइप के डिशेज थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनानी होती थी। कुछ दिन गुजरने के दिन श्याम ऑफिस से घर आए तो मुझसे कहने लगे, मेरे लिए अपने हाथ की बहुत अच्छी सी चाय बना दो। आंसू का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। वो फ्रेश लग रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि आज आपको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है जिसकी वजह से आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं। श्याम ने कहा कि तुम्हारी परेशानी का हल लेकर आया हूँ। आज तुम जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर फुर्सत से मेरे पास आकर बैठ जाओ।
आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म करने वाला हूँ और तुम्हें फिटकिरी का राज बताता हूँ। मुझे फिटकिरी के राज के बारे में पता चल गया है। वे फिटकिरी का राज जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपने पति के लिए चाय बनाई और सारे काम से फ्री होकर उनके पास आराम से जाकर बैठ गई। श्याम ने मुझे बताया कि कतर की औरतें यह नहीं चाहती कि कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकिरी का इस्तेमाल उनके पुराने ज़माने से चला आ रहा है और वो इसे अपने तक ही रखना चाहती है। इसलिए आयशा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। श्याम की बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी थी कि आखिर इस फिटकिरी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने वाली बात है। श्याम कहने लगे कि हर जगह की अपनी अपनी अलग रस्में रिवाजें होते हैं और इसी तरह से जगह के अपने अपने अलग अलग टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी सबसे यहाँ तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो इंडिया में नहीं होती, और जो चीज़ इंडिया में होती है वह यहाँ पर नहीं होती। इसी तरह फिटकिरी का जो इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वो बिल्कुल ही अलग है, जबकि कतर की औरत से बिल्कुल अलग तरह का फ़ायदा हासिल करती है जो बहुत हैरान कर देने वाली है। मैं श्याम की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। श्याम ने बताया कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इसके बारे में जानकारी हो गई तो हर घर में ढेर सारी फिटकिरी नज़र आने लगेगी। मैंने अपने पति को घूर कर देखा और कहा, यह बात भी तो कितना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात सुनकर श्याम ने मुझे कैसा राज बताया जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी। अपनी 24 साल की ज़िंदगी में मैंने आज तक फिटकिरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने हैरानी से श्याम से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? श्याम कहने लगे, हाँ बिल्कुल यही बात है। मैंने अपने कतर में रहने वाले बहुत करीबी दोस्त से इस बारे में पता किया और उसने ही मुझे फिटकिरी का राज बताया है। मेरा यह दोस्त वही है जिसे इंडिया से फिटकिरी लाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। इससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट होता है क्योंकि फिटकिरी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महंगी है और फिटकिरी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने पर यहाँ पर फिटकिरी ज़्यादा आसानी से मिलती भी नहीं है। इसलिए मैं जब भी इंडिया जाता हूँ तो वहाँ से फिटकिरी ज़रूर लेकर आता हूँ और यहाँ पर महंगे दामों में बेच देता हूँ। यहाँ के लोग महंगे दाम में भी आसानी से फिटकिरी को खरीद लेते हैं। और श्याम ने मुझे बताया कि कतर की औरतें फिटकिरी से एक खास तरह की दवाई तैयार करती है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से तैयार करना सीखी है। पानी में कुछ सामान मिलाकर यह दवाई तैयार कर दी जाती है और फिर फिटकिरी को इस पानी में मिलाने के बाद कई दिनों के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद रोज़ सुबह को निहार में पानी वाली फिटकिरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। कतर की औरतें रोज़ सुबह कोई फिटकिरी वाला पानी पीती है और इसी दवाई का सेवन लगातार 3 महीने तक करती है और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा होगा। जो कतर की औरतें पूरी लगन से उस दवाई को पीती है औरतें, और यह दवाई इसलिए भी काम आती है कि चौथी दवाई का निहार में 3 महीने तक पीती है उनके पास खूबसूरत बच्चा तो होगा ही, लेकिन बेटा ही पैदा होगा। इस दवाई को पीने से बेटी को ही पैदाइश होती है। यह बात मेरे लिए बहुत ही अनोखी थी और सच में श्याम ने ठीक कहा था कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब औरतें टोटके का इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे यह समझ नहीं आया था कि कतर की औरत इस बात को इतना छुपाती क्यों है। मेरी बात सुनकर श्याम कहने लगी, हर किसी के अपने अलग तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना नहीं चाहती कि वो बच्चा पैदा करने के लिए टोटका इस्तेमाल कर रही है। उन्हें लगता है कि किसी को बताने से उनका टोटका खराब हो जाएगा। श्याम की बात सुनकर मैं अफसोस भरे शब्दों में कहने लगी कि मेरे पास तो फिटकिरी भी नहीं है और न ही मुझे यह दवाई बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर श्याम हंस पड़े और कहने लगे कि मुझे बस बच्चे की चाहत है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। श्याम के जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि दूसरे मर्दों की तरह उन्होंने बेटी की इच्छा जाहिर नहीं की थी। मैं अभी तक घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में एक घर की मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने अपने हिसाब से उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। हैरत की बात यह थी कि उस औरत ने बेटे को ही जन्म दिया था। उनकी बनाई हुई दवाई काम आ गई थी। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी गुड न्यूज़ दे दी थी, लेकिन मैंने ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की थी और मैं पूरे 9 के 9 महीने बिल्कुल फिट रही थी। 9 महीने के बाद जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरा भी बेटा ही पैदा हुआ था। मैंने तो ऐसी कोई दवाई नहीं पी थी, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मुझे
बेटे से नवाज दिया था। बेटा या बेटी ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर पर टोटके करते रहते हैं। कतर की औरतें भी ऐसे ही टोटके के चक्कर में फंसी रहती थी। मैं बात नहीं जानती थी कि कितनी कतर की औरत फिटकरी की दवाई के टोटके से जानकर है, लेकिन यहाँ तक मैंने देखा था ज़्यादातर कतर की औरतें के घर में फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटे के लिए किसी ऐसे ही टोटके का इस्तेमाल करते हैं, या अपने आसपास किसी को बेटे की इच्छा में इस तरह के जादू टोने की टोटके या किसी बाबा के पास जाते हुए देखते हैं? ये सारे काम बिल्कुल गलत है। ऊपर वाले हमें बेटा या बेटी हमें इसकी नेमत समझकर अपने पास रख लेना चाहिए। ऊपर वाला हमें औलाद से नवाज रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। बेटा या बेटी कुछ नहीं देता, औलाद होना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैं अपने पति श्याम के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैंने कतर की औरत में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, क्योंकि यह बात मुझे पसंद नहीं आई थी कि बेटा होने के लिए वो लोग इतना ज़्यादा टोटके का इस्तेमाल किया करती थी। बेटी होने के लिए भी तो लोग टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर बेटी भी ऊपर वाले की नेमत है। मुझे तो बेटियां बहुत पसंद है और मैं दुआ करती हूँ अगली होने वाली औलाद ऊपर वाला मुझे बेटी ही दे। मुझे बेटियां बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे अभी भी एक बेटी की ख्वाहिश और है, ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। दोस्ती, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।